चलो करेंट वरला लोग कम से फोटो हुआ तो कम से कम अच्छी कर लोग। चलिए बताइएगा, सेतु भारत योजना पूछा था क्या? ना पूछा लेकिन ना ना ये वाला पूछा है। सेतु भारत योजना की शुरुआत कब हुआ? बोलो लाइन से 2020 बोलो। 2016। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 2016। उड़ान योजना 2016 2017 2017। पूरा नाम उड़ान के? पूरे देश का आम नागरिक। पूरे देश का आम नागरिक। पूरे 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 देश के आम नागरिक। बताइएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में किसको लिए शुरू किया गया था? उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए शुरू किया ना कोई अच्छी है बताओ। रसोई गैस के लिए। बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी के लिए दिया किया गया था। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की शुरुआत 2000 बोला आगे 2017 सॉरी 18। ये किया गया था झारखंड के राजधानी रांची से। वरिष्ठ पेंशन योजना बीमा योजना हाँ और ना रहो दूसरा है 2018 ना आगे आरोग्य वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017। कितना वर्ष की उम्र से अधिक वायु को दिया जाता है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना? 60 साल से अधिक। ठीक है 60 साल से अधिक। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2018 आगे 2017। बताइए, प्रधानमंत्री सह बिजली हर घर योजना सौभाग्य आगे सौभाग्य योजना 2017 25 सितंबर 2017 को। पीएम किसान निधि योजना आगे 2019 में। पीएम किसान निधि में कितना रुपया दिया जाता है? ठीक है 3 साल में 6003 किस्त के अनुसार। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत हाँ 2019 में। कहाँ से शुरू हुआ था? मानधन योजना गोरखपुर से। झारखंड रांची से। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुआ? 2022 में। अग्निपथ योजना 2022 से। 22 जुलाई पीएम अभी कौन 22 मई न 14 जून। 14 जून से। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत बोला है ठीक है 2023 में 17 सितंबर 2023। बताइएगा, पीएम जनमन योजना ठीक है 15 नवंबर 2023 झारखंड से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 2024। इसी में कितना कितना करोड़ व्यक्ति को देना है मुफ्त बिजली? पहले सेट में 1 करोड़ आदमी को 300 बिजली यूनिट फ्री देना है। हाँ इसी के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2024 में शुरू किया गया है। कल केंद्रीय योजना और कार्यक्रम अभियान है। है 2024। हाँ चलिए फिजिक्स में ना फिजिक्स में कहाँ तक हो गया था? उत्तोलक पूछा गया था ना। चलिए बताइएगा, उत्तोलक में किस उत्तोलक में जो है ना 1 के बराबर 1 के से अधिक और 1 से कम यांत्रिक लाभ होता है? हाँ प्रथम उत्तोलक में कि द्वितीय उत्तोलक में कि तृतीयक में। ठीक है। किस
पृथक में, द्वितीयक, तृतीयक में से किसमें एक से अधिक होता है यांत्रिक लाभ? बोला अभी कल्ले वाला में होता है दूसरका में, और एक से कम होता है तीसरका में। एक के बराबर पहला में, एक के बराबर, एक से अधिक और एक से कम, तीनों में होता है आपका। बताइएगा बल युग में के उदाहरण बता दीजिए। कल वाला है, रिपीट कर देते हैं। हाँ, जब भी बल जो लगता है ना वो जोड़ा में लगता है। जिससे नल खोल रहे हैं, दबाव खोल रहे हैं, कील वाला हो गया खोलने वाला, नट बोल्ट जब खोल रहे हैं, हाँ डबल बल लगता है युग में, जोड़ा में। हाँ, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सरल मशीन किस सिद्धांत पे? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। बताइएगा ड्राई क्लीनर किस सिद्धांत पे काम करता है? माने कौन सा नियम का पालन करता है ड्राई क्लीनर? ठीक है, अपकेंद्रीय में। मोड़ पे मान बताइएगा, मोड़ पर कार जब कोई व्यक्ति बाएं बैठा है और सॉरी कोई व्यक्ति कार में बैठा है और अचानक दाईं ओर घूम जाता है, तो व्यक्ति किधर की ओर घूमेगा? बाएं साइड। ये कौन नियम में बताता है? अपकेंद्रीय के बल के कारण। ठीक है, हाँ हाँ। बताइएगा नींबू निचोड़ने के मशीन, तंबाकू काटने वाला मशीन और एक पहिया वाला, बताइए कौन सा उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीयक में, सॉरी द्वितीयक में उदाहरण है। ठीक है, चिमटा, चिमटा प्रथम नहीं तृतीय हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा तृतीय। किसान का हाल तीसरा में। बताइएगा बल द्वितीयक में जाएगा, पृथक में आ जाएगा आपका कैंची, पिलास, सांसी, ये सब आ जाएगा। कील उखाड़ने वाला मशीन, डंडी, तराजू, ब्रेक, साइकिल का, ये सब। अब बताइएगा बल गुने बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है? क्वेश्चन सुनिए लाइन से, अब यहाँ से सकता है। बल गुने बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है? बोलो। कार्य कहलाता है। कहाँ ध्यान है? बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। बल आघूर्ण तो दूसरा है, बल गुने बल बाहु है। हाँ, बताइए दो सदिशों का कौन गुणनफल है, क्या कहलाता है? अदिश। कार्य क्या है? दो सदिशों का गुणनफल है। बल भी सदिश है, विस्थापन भी क्या है? सदिश है, और दोनों का गुणनफल क्या बना? अदिश। बताइएगा ऐसा ही मात्रा क्या होता है कार्य का? जूल नहीं रहेगा तब क्या देना? बताइएगा। तो बीमा बताया था, हमेशा ही मात्रा पूछी थी। अरे जूल तो का नाम पर रखा गया था बाद में, अगर जूल ऑप्शन में ना रहे तब क्या बताइएगा? न्यूटन मीटर। हाँ ठीक है, कार्य बराबर कुछ होता है बल गुने विस्थापन। बल के कुछ हो जाएगा न्यूटन, और विस्थापन के कुछ हो जाएगा दूरी के मीटर। सब याद रखिए। हाँ, कैलोरी में कहा, खाद की मापने की इकाई है कैलोरी। W बराबर एफ को सीटा हो गया। बताइएगा कार्य का महत्तम मान कब होगा? जब बल और विस्थापन की दिशा में कोण कितना होना चाहिए? बोला 0 डिग्री। जब बल और दिशा के विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री होगा तब कार्य का मान न्यूनतम शून्य हो जाएगा। ठीक, मशीनों की शक्ति किसमें मापी जाती है? मशीनों की शक्ति ठीक है, हॉर्स पावर में। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? 3600। क्वेश्चन सुना, 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? सेकंड में 3600 कहाँ से? बोलो। 1 जूल। 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट 1 जूल। अब बताइएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? ठीक है, 3600 जूल। बताइएगा 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा?
36,000। क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन पहले हड़बड़ा मत। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? 1,000 हो जाएगा। हाँ, का घंटा इसमें शामिल है ना, तो 3600 से गुना कहाँ करेंगे हम? 1,000 1000 वाट घंटा। अब बोलेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 36 1000 गुने 36 ना, तो 36 लाख जूल हो जाएगा ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख। ऐसे पॉइंट बोलेगा तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बताइएगा वाट, किलोवाट, मेगावाट किसका मात्रक है? इसका हो जाएगा कार्य के साइड में, ऊर्जा का। ठीक है, शक्ति का। शक्ति का। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का। वो तो किलोवाट, वाट, मेगावाट हो गया ये। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, ये है ऊर्जा। हाँ। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? यांत्रिक ऊर्जा है, वही हो जाएगा। आप लाइन से तो वैद्युत ऊर्जा या बोला। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर फॉर्मूला हो जाता है ना। अब बताइएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। अब रहा है था, बोला 2 गुना होगा। 2 ठीक। द्रव्यमान दुगना कर रहा है, वेग नहीं कर रहा है। वेग करेगा तब ना, v स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। वो द्रव्यमान दुगना करेगा तो गतिज ऊर्जा भी दुगना, द्रव्यमान आधा करेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? आधा। अब बताइएगा गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताइए। बताने का फॉर्मूला याद है। वही फॉर्मूले बताना है। ठीक है, वहाँ याद है मगर ध्यान में नहीं बोला। ठीक है, पी स्क्वायर बाई 2m। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बोला ठीक, 4 गुना। एम भी आ रहा है साथ साथ ना, तो भी जब संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। प्रकाश विद्युत सेल कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलता है? ध्यान से सुनबा तब। प्रकाश विद्युत सेल मतलब वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक। सोलर प्लेट नहीं समझ आ रहा है? सोलर प्लेट कोची लेता है? सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इंजन बताइए कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा बदलेगा? ना पढ़ के अभी तो यही चलते प्रॉब्लम है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को। अब बताइएगा मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? ना दोनों प्रकार के परिवर्तन पाया जाता है। जलना भी तो रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा ना, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। सितार बता दो। बजाने वाला सितार विद्युत से बजता है। सबसे बड़ी बात है सितार को चीज है, यंत्र है। हम यंत्र है तो यांत्रिक बता रहे हैं, यांत्रिक से में कुछ बताएंगे ध्वनि में। चलो बताओ, माइक्रोफोन बताओ किसमें किस बदलता है? विद्युत ऊर्जा को आगे माइक्रोफोन बोल रहे हैं सर। सुनो, ध्वनि को विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में करता है। ठीक कोची है, कोची और कर रहा है ध्वनि को विद्युत में। हम यहाँ से बोल रहे थे तारे के माध्यम से जा रहा है। आप बोलेंगे स्पीकर करेगा तब जो है करेगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन हम जो बोल रहे हैं कोची है, माइक्रोफोन हम बोल रहे कोची ध्वनि तार के माध्यम से जा रहा है तो विद्युत में। अब उस जो आवाज जो निकलेगा साउंड में, साउंड बॉक्स वो करेगा आपको कोची को या विद्युत को ध्वनि में। अब बताइएगा
एक और क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। तो सूर्य क्या है? तारा है। तो और क्या कह सकते हैं इसको? सूर्य किसका बना हुआ है? खाली हाइड्रोजन है इसका? तो कितना परसेंट? बोलो बोलो। बोल दिया हाइड्रोजन का और हीलियम का कितना परसेंट? कितना? हाँ 17 17 इतना टाइम है। ठीक है, हाइड्रोजन 70%, 71%, 28% हीलियम। सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर? ठीक है 6000। अगर ऑप्शन में न रहेगा तब आता है, पॉइंट में बताइए। बोलो। तो केंद्र का तापमान नहीं होता 6000, बाहरी सतह का तापमान होता है 6000। 10 होता है पूरा कवची खाली बोलो। 10 डिग्री 1.5 गुने 10⁻7 केल्विन। सूर्य के केंद्र पर दाब कितना होता है? और क्या, ये कोई फायदा नहीं से बोले से। 2 गुने 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सूर्य प्रति सेकेंड, हाँ सूर्य प्रति सेकेंड कितना ऊर्जा निकाल रहा है? बोलो। 4 गुने 10⁻26 जूल। और एक्यूरेट पूछेगा तो 3.86 गुने 10⁻26 जूल प्रति। हम लोग को जो गर्मी मिलती है सूर्य से, वो किस किरण के द्वारा मिलता है? हम लोग को जो गर्मी मिलती है, टेम्परेचर, किस किरण के कारण? ठीक है, अवरक्त किरण के कारण। हम जिस किरण के कारण देखते हैं वस्तु को, उस किरण को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण हम कोई वस्तु को देखते हैं ना, उस किरण को क्या कहते हैं? बोलो। और अब तो होगा दृश्य प्रकाश कहा जाता है। सबसे कमजोर बल का नाम बताइए। और ऐसे कीजिएगा तब बिठा देंगे, आप ही लोग को पूछेला, कोई फायदा नहीं है ना। नहीं है किताब है? इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे हैं। हाँ ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा दे दीजिए। अपनी भाषा में बताइए ना, बस सीधा सीधा। जरूरी है कि किताबी भाषा में? उसे तो गुरुत्व बल हो गया। कोई वस्तु, पृथ्वी अपनी वस्तु की, किसी को अपनी केंद्र की ओर जो वस्तु को खींचता है, उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। कुछ होता है, दो द्रव्यमानों के गुणनफल, उनके दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई बताना, ऐसे दे पूछेगा। हाँ। बड़ी जी का मान बताइए। बोला आगे पूरा कंफर्म। और कुछ बोला। 6.67 ठीक है 6.67 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बताइएगा, छोटी जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाए, एक भारी और कम, तब पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा? ठीक, क्योंकि वायु अनुपस्थित है तो दोनों द्रव्यमान नगण्य हो जाता है। छोटी जी का मान क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान न्यूनतम होता है? केंद्र पर। बोला। भूमध्य रेखा पर, एक विषुवत रेखा या अधिकतम कहाँ होता है जी का मान? अधिकतम केंद्र पर, ध्रुव पर होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुव पर अधिकतम और केंद्र पर शून्य हो जाता है। बताइएगा,
पृथ्वी के जी का मान न्यूनतम अधिकतम जो होता है वो कितने कारणों से होता है? कारण है दो। पृथ्वी में कुछ घटना है, उस घटना के कारण दो, ऐसा तो बताएं तो दो कारण होता है, वो दोनों कारण का नाम बता दीजिए जिस कारण जी का मान अधिकतम न्यूनतम और जीरो होता है। बोलो ना ना, वो अलग मतलब ऋतु परिवर्तन वो होगा नहीं, उससे रिलेटेड है वो। एक तो है पृथ्वी का आकार और दूसरा है अपने अक्ष पर झुका होना। इन दोनों के कारण जो होता है ना, जी का मान में बढ़ना घटना और शून्य होता है। अब बताना है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान या अन्य स्थानों पर जी का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा? समान रहेगा ना, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बताओ यहाँ, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी चाल का 17 गुना चाल से घूर्णन करने लगे तब जी का मान क्या हो जाएगा? पार कर जाता है तो अधिकतम जैसे शुरू हो जाता है। ठीक है, अधिकतम घूमने लगेगा तब उसमें रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि घूर्णन गति के बढ़ने से जी का मान घटेगा और बढ़ने से जी का मान बढ़ेगा। उल्टा है, बढ़ेगा जी का अधिक, घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, और घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। इधर इधर ध्यान, आधा ध्यान उधर है इधर। अब बताइएगा, पृथ्वी तल से ऊपर जाने का जी का मान घटता है, इसका फॉर्मूला बताइए एक दिन अल्फा सेट में। बोला ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा जी निकालने के लिए फॉर्मूला ये माइनस ए ना, ए प्लस ऐसे कुछ होगा, हाफ हो जाएगा, घट जाएगा। ए प्लस जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बटा आर ई के बराबर होता है। जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बटा आर ई, ये होता है कौन चीज? ऊपर जाने की स्थिति में। और नीचे आने की स्थिति में बता दीजिए फॉर्मूला। बस थोड़ा इसमें एक को चेंज होता है, नहीं प्लस नहीं होता है, बस जो दू होता है ना वो दू हट जाता है। जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच बाई आर ई। जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ, और समान त्वरण से नीचे आएगा तो घटा हुआ। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाएगा तो कुछ भार सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। फिर से सुना, जब लिफ्ट नीचे उतर रहा है उस समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लाइन से आया था, वो जाके सीधे उसका सर कहाँ टकरा जाएगा? छत में टकरा जाएगा। चलो यही तो पेज था ना। चलो केमिस्ट्री बताइएगा। औसत आयु बराबर फॉर्मूला बताइए। औसत आयु अर्ध आयु काल में औसत आयु बराबर फॉर्मूला होता है टी हाफ बाई जी। अर्ध आयु काल में 1 बटा लेमडा होता है। और तू बताया भी था जो ना, वो बताया भी था, तू संबंध बताया भी था। औसत आयु और अर्ध आयु काल में सीधा बैठा तुम लोग एकदम बैठे ना उठाई था। अब बताइए औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध बतावा। फॉर्मूला है सीधा सीधा, औसत आयु बराबर अर्ध आयु बटा में 0.693।
0.693। क्यूरी किसका मात्रक है? रेडियो सक्रियता का। ठीक है, एक क्यूरी बराबर कितना होता है? बोलो। 3.7 गुणे 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड। एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड। बताइएगा कि जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए ठीक है, कार्बन डेंटिंग या कार्बन 14। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए एल्यूमिनियम नहीं, यूरेनियम होता है। अगर यूरेनियम डेंटिंग नहीं रहेगा तब बताइए क्या होगा? नहीं, यूरेनियम डेंटिंग नहीं रहेगा तो पोटेशियम आर्गन डेंटिंग विधि होगा। उससे भी अगर पुराना है ना, यूरेनियम से नहीं माप पाया, तब उसमें याद यूज करेंगे पोटेशियम आर्गन डेंटिंग विधि का। बताइएगा, समस्थानी का उपयोग बताना है कि अस्थि रोग के इलाज में किसके समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस 32 का। अब बताने, रक्त का प्रवाह का वेग मापना है तो किसके समस्थानी का प्रयोग करेंगे? बोलो। ठीक है, सोडियम 24। अब बताना, एनीमिया का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसके समस्थानी का? लोहा का प्रयोग करते हैं तो एफी 26 होता है। ठीक है, 26। अब बताइएगा, यदि रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में जो क्षति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिर से सुनो, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में जो क्षति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या है? ठीक है, जब बड़ा अणु छोटे छोटे भागों में टूट जाता है उसे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन तो उल्टा तो बोलना है इसमें। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जोड़ना। जब बड़ा है छोटा हो गया तो विखंडन, जब छोटा है वो मिल के बड़ा बन गया तो संलयन। सबसे पहले किसने बताया था कि यूरेनियम के नाभिक पर मंद वेग का न्यूट्रॉन प्रहार करने पर नाभिक में यूरेनियम के नाभिक किसमें बेरियम और के से कुछ होता है, क्रोमियम ना, के से क्रोमियम होता है, क्रिप्टॉन से होता है, क्रिप्टॉन होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है। सबसे पहले किसने बताया था कि यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन के बमबारी करवाते हैं ना तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। बताओ। स्ट्रासमैन और एगो है ऑटोहन। परमाणु परमाणु बम के हो तो परमाणु खाली बोली था, परमाणु तो फिर दूसरा में चलाएगा। परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु खोज किया, पहले तो डेमोक्रिटस नाम दिया था ना, डाल्टन तो परमाणु सिद्धांत दिया। नाभिकीय विखंडन में पीछे बताना, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिक के किसमें कुछ क्षति होता है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिक में क्या रहता है जिसमें क्षति होता है?
द्रव्यमान में क्षति होता है। अभी पहले बताया कि द्रव्यमान में क्षति होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यह जो द्रव्यमान में यह जो क्षति होता है ना, किसके सूत्र से ज्ञात किया जाता है? बोलो। E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टीन का दिया गया है E बराबर MC स्क्वायर। ये लग घेर दिए हैं, वही पूछना है, एक्स्ट्रा नहीं पूछना है। बताइएगा, नाभिक में जो बमबारी करवाया जाता है ना, तो उसमें से कितना न्यूट्रॉन निकलता है एक बार में? एक लाख है। ऑप्शन नहीं है, 2 गुना ना। 3 गो निकलता है, और फिर वो 3 गो से 3 गो निकलेगा, फिर ओकरा से 3 गो निकलेगा। इस जैसे जो भी प्रशिक्षण होता होगा, इतना आपके रिएक्टर चाहे जो भी सब परफॉर्म वही सब में हाँ ये अपने तो 2 प्रकार का होता है ना, एगो परमाणु ये होता है आपका, एगो नियंत्रित होता है, एगो अनियंत्रित होता है। तो हम लोग नीचे जमीन पर जो भी करता है वो नियंत्रित करते हैं, और बाकी जो हाइड्रोजन बम सूर्य में जो होता है वो अनियंत्रित होता है। जैसे 3 गो निकला हाँ। बम है, हाँ बम हो सकता है, हाइड्रोजन बम है। बिजली भी एक से बना है। चलिए आगे आते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? इधर ध्यान, क्वेश्चन सुना। 10 लाख डिग्री सेल्सियस चाहिए नाभिकीय संलयन के लिए। बताइएगा, यह जो अभिक्रिया होता है नाभिकीय संलयन कितना सेकेंड में समाप्त हो जाता है? नैनो सेकंड। हाँ, सेकेंड में भी अंदर है। नैनो सेकंड। बोला, कोई बता बा? 10 के पावर 6 सेकेंड में, -6 में, 10 के पावर -6 सेकेंड में नाभिकीय संलयन समाप्त हो जाता है। अब बताइएगा, परमाणु रिएक्टर के कितने मुख्य भाग होते हैं? बोलो। परमाणु रिएक्टर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 गो। बोलो। 4 गो होता है। कौन कौन? मंदक हो जाते हैं। हाँ, यही सब बताना है। मंदक को नियंत्रक है। हाँ, 2 गुना होता है। तो अभिक्रिया तो बताइए। कोर हो गया, तो उसके बाद मंदक हो गया, शीतलक हो गया, परीक्षण हो गया। अब बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बोलो। बोरोन और कैडमियम के मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। वो नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन का क्षार प्रयोग किया जाता है। मंदक में भारी जल ही होता है। सीधा सुने, सीधा। पता न तो कहाँ रह रहा है तुम दुनिया में। अब बताइए, शीतलक के लिए, परमाणु रिएक्टर में शीतलक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर, मंदक हो गया कम करना। हाँ, आज शीतलक मतलब होता है ठंडा करना। बोलवा। मंदक के रूप में, मंदक के रूप में ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण, भारी जल भी है, ठीक है, वो भारी जल मंदक के रूप में किया जाता है। अब बताना है कि जब हम मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे को क्या कहा जाता है? नाम दिया गया उसका, बताओ। हम क्वेश्चन पूछे थे, सुन नहीं भाई ना, सोचिए। अरे ना कुछ करेगा। चलिए, जब भारी जल का मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। स्विमिंग पूल रिएक्टर कब? जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाएगा। और मंदक के रूप में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, सही, हाँ, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल में भारी जल, नहाए वाला या भारी जल याद रखिएगा। और ग्रेफाइट के रूप में करते हैं तो उसे परमाणु पाइल कहा जाता है। परमाणु पाइल, परमाणु पाइल कहा जाता है। अरे रहे दो, सब कुछ भैया, ध्यान रखा, सब सुनबा तो याद हो जाता। ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट डाले गए मंदक के रूप में तो परमाणु पाइल, अब भारी जल का इस्तेमाल करेंगे तो स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं।
सबसे पहले रिएक्टर की खोज किसने किया था? ठीक है, बोलो। एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी। किस विद्यालय में बनाया गया था? विश्वविद्यालय में। ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय में। अब बताइएगा, परमाणु को बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? दो परमाणु को बांध के रखने वाले बंधन को क्या कहते हैं? तो तुम समझा दूंगा। रासायनिक बंधन कहा जाता है। परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बंधन को। अब बताइएगा, अक्रिय गैस की संख्या? 8 अक्रिय गैस है हीलियम, क्रिप्टन, 6 गो। बताइएगा, अस्थाई कब होंगे? कोई भी तत्व अस्थाई कब होगा? पूरा इलेक्ट्रॉन उसका पूरा हो जाएगा। कितना? बातम कक्षा में 6 हो जाएगा, 8 हाँ, जब 8 को जो पूरा कर लेगा वो कुछ होगा अस्थाई। एक और अवस्था है जब वो अस्थाई बन सकता है, जिसे ना वो उसे नहीं, वो तो फिर वो अस्थाई कैसे? वो तो जुड़ल है ना। प्रथम सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उस स्थिति में भी आपका वो अस्थाई हो सकता है, हीलियम हो गया जैसे हीलियम। तो वही बोल रहे हैं कि पहला सेल उसका होना चाहिए, और एक अंतिम सेल में अगर 8 को पूरा होता है तो भी अस्थाई होता है। अक्रिय गैस एकल परमाणु होता है, द्विपरमाणु होता है, बहुपरमाणु होता है? अक्रिय गैस जितना भी है वो सब कैसा होता है? एकल परमाणु होता है, द्विपरमाणु होता है, बहुपरमाणु कहलाता है। उसमें कुछ हो एक ही गो ही होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन सब एक होता है एकल परमाणु। सभी तत्व जो होते हैं वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसके रूप में बदलना चाहते हैं? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 को चाहता है ना, तो 8 तो किसके पास होता है? अक्रिय गैस का। तो सभी चाहता है कि हम अक्रिय गैस के भांति बन जाए। यही क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा भी है कि अपना अस्तित्व पूरा करने के लिए किसके भांति कार्य करना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहता है? तो अक्रिय गैस। अब सोडियम है 11 है, वो एगो दे देगा किसी को। अब 10 होता है नियोन, तो नियोन के भांति कार्य बन जाएगा ना वो, तो अक्रिय गैस के भांति बनना चाहता है। अष्टक पूरा करने के लिए कितनी प्रक्रिया है बताइए? अष्टक पूरा करने के लिए कितनी प्रक्रिया है? क्या नियम? 4 गो तो नहीं है, 3 गो है, बता था। वो तो दूसरा ना, वो अलग है। हाँ, तो वही बताना है, लेके, दे के और साझा करके। 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा कर सकते हैं। कोई दे देगा पूरा, कोई ले लेगा, और कोई साझा करेगा। जब लेगा देगा तो कौन होगा, कौन सा बंधन? संयोजी बंधन। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजी या धातु और धातु के बीच में कौन सा बंधन बनता है? आयनिक बंधन या उसी को वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों में अंतर है कि एक है? अंतर है। हाँ, अंतर है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, स्थान बदल लिया, मतलब आयनिक बंधन में, और साझा का मतलब हो गया सहसंयोजक बंधन में। दोनों ये भी यूज करेगा, वो भी यूज करेगा। तो होता है, और धातु में होता है इलेक्ट्रॉन का साझा, और आयनिक बंधन में होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। संयोजकता का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा में एक शब्द में जवाब देना, अर्थ क्या होता है? वो तो परिभाषा तो बताई था, अर्थ बताइए। संयोजकता का अर्थ होता है क्षमता। जो भाषा है इसका अर्थ होता है क्षमता। लैटिन भाषा से लिया गया, वेलेंटिया से। हाँ, वेलेंटिया से लिया गया। चलिए, बाकी आगे दिन है, पढ़ के आइए सर, मजा नहीं दे रहा। मजा तो कुछ नहीं आ रहा है। कुछ लग नहीं रहा कि हम बोरिंग लग रही है।
चलो स्पीड पर के सब पर कैसे मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो फोटोवा खींच लो ना, खींच के डाल भी दो और ले लो, हमको याद भी नहीं रहता ना। चलो कितना था, कृषि एवं पशुपालन था ना। चलिए बताइएगा। वो नहीं डाला था। नहीं डाला था ग्रुप में, होमवर्क लिखल नहीं है ओका बोले थे कि खींच के भेज देना। हाँ बोले थे तू लोग कि भाई डाल दिए, तब सुन मैंने कर दिया। चलो छोड़ो, तो जब याद नहीं है तो फिर फायदा का, ऐसे मत कीजिए, याद करो जी। कौन ये पहले ही खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा तब कितना दिन चलेगा ये, जैसे जब चल रहा है उसे कितना दिन, 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 सप्ताह में। हाँ बताओ कितना का बजट था, बायोलॉजी फंस जाएगा।